अभी तक कोई भी प्रिंसिपल दलित समाज से नहीं बना। तो वो एडहॉक का मतलब ही होता है अस्थायी। जब मेरे केस में सर इन्वेस्टिगेशन होता है, FIR होता है। आपको नहीं लगता कि आप बहुत अलग थलग पड़ गई हैं? आप बार बार डॉक्टर लक्ष्मण यादव का नाम ले रही हैं। 110 दिन हुए बैठे हुए, वो कितने दिन आकर धरने पर बैठे? कि क्या लक्ष्मण यादव जी आएंगे, क्या लक्ष्मण यादव जी यहाँ आएंगे? क्योंकि मैंने देखा कि जब हम बहुजन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मौत से भी नहीं डरते हम। नहीं, पहलवान की बेटियां भारत के आन शान है, उनके लिए हम भी गए थे, वो दर्द है। क्या उनको दलित की बेटी भारत की बेटी नजर नहीं आई? मैं ऐसे नहीं बैठी सड़क पे, मुझे मरना नहीं है, मुझे लड़ना है। मुझे ना झूठा बाम ना भगवा राम, जय भीम नील सलाम, ये हमारा नाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जॉन रीड का एक बड़ा मशहूर उपन्यास है 10 Days Which Shook the World, 10 दिन जब दुनिया हिल उठी। 1917 की रूसी क्रांति पर लिखा गया ये उपन्यास आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन 10 दिन में दुनिया हिल जाती है और 110 दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोया हुआ प्रशासन भी नहीं हिलता। डॉक्टर ऋतु हमारे साथ हैं। 110 दिन हुए धरने पर बैठे हुए, क्योंकि इनका आरोप है कि एक जातिवादी प्रिंसिपल ने झूठे आरोपों की वजह से इन्हें नौकरी से निकाल दिया था। ये एडहॉक प्रोफेसर थीं, मनोविज्ञान पढ़ाती थीं। डॉक्टर ऋतु, पहले तो आपका आर्टिकल 19 पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आर्टिकल 19 का सबसे पहले शुक्रिया कि जो इस सच्चाई, जिस चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको कवर करने के लिए। हुआ क्या था, संक्षेप में अगर बता सकें? सर, हुआ यही है कि हम जिस विश्वविद्यालय में बैठे हैं, जब इन विश्वविद्यालयों के जातिवादियों का कब्जा हो और हमारे जैसे लोग जिनके मुंह में ज़ुबान है, जो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, अभी से नहीं, हम एज स्टूडेंट्स ही ये सारी चीज़ें झेलते आते थे। तो जो आप जहाँ कोई बेईमानी कर रहा है, आपके हकों का हनन कर रहा है, आप उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप तक नहीं दी जा रही, जो क्लैरिकल स्टाफ यूनिवर्सिटी में है, सुनिएगा, समझिएगा, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है जनता के लिए ये चीज़ समझना। जो क्लैरिकल लेवल पे भी जो स्वर्ण समाज के लोग बैठे हैं ना, वो भी आपको इंसान नहीं समझते। वो भी, उनको भी लगता है कि जो स्कॉलरशिप है ना, आप मुफ्त की ले रहे हो, आप डिज़र्व नहीं करते स्कॉलरशिप। वहाँ से ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व करना शुरू करी। फिर हॉस्टल में जब वार्डन्स होती हैं, आप दलित हैं? जी जी जी, जो हॉस्टल में आपकी वार्डन्स होती हैं, उनके साथ इंटरेक्शन, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, वो आपके कितने राह में रोड़े डालते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती रही। लेकिन आप उन परिस्थितियों के साथ या तो चुप करके सहते जाओ, अपनी आइडेंटिटी को छुपाओ और बैठे रहो। लेकिन हमने वो सीखा नहीं, क्योंकि हमने बाबा साहेब को नहीं माना, बाबा साहेब की भी मानी, और सोचा कि अगर उनकी मानी है, उनको समझा है, उनको पढ़ा है, तो वो करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। तो हम हर चीज़ में जहाँ पे हमें लगता था कि हमारा हक खाया जा रहा है, अगर क्लरिकल स्टाफ स्कॉलरशिप के लिए हमारे अकाउंट, जैसे मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देके बताऊंगी, आपने पूछा हुआ क्या है, 311 मेरे अकाउंट नंबर में आता है, बैंक अकाउंट नंबर। और जो क्लर्क्स होते थे डिपार्टमेंट के, कोई मिश्रा है, कोई दुबे है, कोई चौबे है, मैं इसलिए लेके बता रही हूँ कि उनका, इसलिए नहीं कि उन सभी ऐसे हैं एक जैसे, पर बता रही हूँ कि ये टाइटल वाले जो थे, जो उस समय वर्किंग थे, तो वो क्या करते थे, स्कॉलरशिप नहीं देने के लिए हमें जानबूझ के 311 को 311 को 7 कर देते थे कि इनको किस तरीके से तंग किया जाए, किस तरीके से इनका स्कॉलरशिप डिले हो। तो वो फिर हम लड़ते थे उनसे, हम बात करते थे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी बच्चों के स्कॉलरशिप आ जाते हैं। तो फिर उसके तमाम इस तरीके की चीज़ें होना। यूनिवर्सिटी में आपने रोस्टर का मूवमेंट कवर किया होगा, 13 पॉइंट रोस्टर का, उस मूवमेंट्स में एक अच्छी भागीदारी निभाना। एब्जॉर्प्शन का मूवमेंट हुआ, जब पूरे एडहॉक टीचर्स को रिप्लेस करने की बारी आ गई थी कि हटा ही दो पूरा सिस्टम, उन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना, संविधान को बचाने के लिए कोई भी बात करनी, मुखर होकर खड़े रहना, और कोशिश ये करनी कि जो आपकी जनरेशन आ रही हैं, आप जैसे जो बच्चे और यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उनके रास्ते किस तरीके से स्मूथ हो, उनको जागरूक करना। दौलत राम में पढ़ा? जी जी, अपने हक, और मैं साइकोलॉजी, यहीं से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से पढ़ी। ये बता दूं आपको कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 4 है। मेरे दाहिनी तरफ एक विशाल कैंपस है, यहाँ छात्रों का हुजूम है, मेरे आसपास भी देख रहे होंगे। और चारों तरफ इसी गेट नंबर 4 को धरना स्थल में 3 महीने से ज़्यादा हो गए, डॉक्टर ऋतु ने बदल दिया है। तो कैसे निकाला गया? वही मैं बता रही हूँ। अब ये बैकग्राउंड देना क्यों ज़रूरी था, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, और बाय डिफ़ॉल्ट जो एक मनुवादी विचारधारा की औरत है, प्रिंसिपल, उसको नहीं पता कि आपका ये बैकग्राउंड है, कि आपके मुंह में ज़ुबान है, वो भी महिला है। हाँ, महिला है। ये रही ना क्रिमिनल सविता रॉय, तो इसका नाम, पूरा नाम है क्रिमिनल सविता रॉय। अब वो महिला है, लेकिन सोचने की बात यह है कि 33% आरक्षण वाली महिला है। इन लोगों के लिए आता है, इन लोगों को मजबूत करने के लिए, ताकि हम जैसे लोगों का, हम जैसी महिलाओं का शोषण कर सके। अब समझने की ये ज़रूरत है कि जब हम कॉलेज में गए, मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, क्लियर वैकेंसी थी, ऐसी सीट पे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओवर द टाइम जब उन्हें पता चलता है, थ्रू दलाल जो आसपास है, कब की बात? ये अगस्त की बात है, अगस्त 2005
5 अगस्त को मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में। तो ये तब की बात है, तब तो सिलेक्शन हो गया 2-4 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर शायद इन्हें पता चल गया कुछ दलालों से, क्योंकि तब भी कोई रैली अगर जंतर मंतर पे या कहीं पे भी होती थी संविधान को बचाने के लिए, तो हम पार्टिसिपेट करते थे। हम क्यों चुप रहे, हमारे हक की बात है। तो इस मैडम को कुछ चीज़ें पता लगी। अब उनको मुझे टारगेट करना था, उनको मैं दलित जैसी दिखती नहीं थी, उनका जो स्टीरियोटाइप था, उनके स्टीरियोटाइप में मैं फिट इन नहीं होती थी। उनको लगता था अच्छी अंग्रेज़ी बोलना और हिंदी भी इतने अच्छे से बोलना और अपने बात रखती है अच्छे से, बड़ी पॉपुलैरिटी है स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट्स जो है क्लास स्टाफ रूम के बाद डॉक्टरी तो करते हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज़ सेट होगी कि ये तो लगता है कि दलित अनपढ़ होते हैं, वो गरीब जैसे दिखने चाहिए, वो मजबूर जैसे, हाँ, मुंह पे गंदगी लगी हो, या जो भी उनके स्टीरियोटाइप था कि जो हमारे पूर्वज जैसे मुसलमानों के बारे में कि टोपी हो, पैचा हो। जी, जो मैं बोल रही हूँ ना, जो उनकी स्टीरियोटाइप है ना हमें लेके, वो उठा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो हमारा शोषण किया, जो हमारी स्थिति थी कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, फटा कपड़ा है, पहनने को शरीर पे कपड़ा नहीं है। और अभी भी मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रही हूँ सर, इनकी नज़र में दलित कौन है? जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, अमूमन क्या होता है, जब आप सोसाइटी में लिफ्ट से ऊपर नीचे जा रहे हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे जो महिलाएं काम करने आती है ना, उनका पहनावा कैसे एक जैसा होता है। उन्होंने सलवार किसी और रंग की पहनी है, कमीज़ किसी और रंग की पहनी है और चुन्नी किसी और रंग की, और इतनी उनकी हाइट है। तो वो क्या है, वो क्यों है, सोचिएगा, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वो लोग काम करते हैं लोगों के घर पे, और जो जूठन बचती है वो खाते हैं, वो उनके बच्चे खाते हैं जो मालिक देता है। और अपने घर पे बच्चों को भूखा छोड़ के दूसरों के घर पे काम करने जाना और दूसरों का खाना बनाना कि साहब ने काम करने जाना है। अब सोचो, माल न्यूट्रिशन का शिकार वो लोग, और उनकी हाइट भी, उनका वो सब इतना ही रह गया। अब इनकी नज़र में दलित वो हैं, वैसे होने चाहिए जिनके पास अच्छा कपड़ा ना हो पहनने का, वो। अब हम जैसे जो आ गए, प्रोफेसर रतनलाल जैसे जो आ गए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे जो आ गए, कुछ बहुजन समाज के, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन आ गया ना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन आ गया उनके लिए। अब ये कॉम्बिनेशन बोल रहा है, जागरूक कर रहा है, घर घर अम्बेडकर की बात फैलाने की बात कर रहा है, और जो इनसे पढ़ेंगे बच्चे वो हम ही जैसे तो बनेंगे ना, वो हम जैसे सवाल करेंगे ना। तो ये एक थ्रेट था, इस थ्रेट को कैसे ख़त्म किया जाए। डॉक्टर रितु को जाति सूचक शब्द भी बोल के देख लिए। डॉक्टर रितु तो थी थिक चमड़ी की, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर रितु को नौकरी भी चाहिए थी, जब तक शहरी थी तब तक शहरी थी। डॉक्टर रितु को उनके कपड़ों पर टिप्पणियाँ कर ली, वो किस तरीके से बात करती है, उनका रहना सहना कैसे है, वो कैसे आती हैं, कैसे उनका अंडरस्टैंडिंग है। उनके बच्चों तक को ये बता दिया कि मैडम जो है वो दलित समाज से हैं, ताकि बच्चों की सोच उनके प्रति बदले। लेकिन बच्चे आपके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किसने किया? प्रिंसिपल कैटेगोरिकली, वो सारे, मैं आपको वो शायद पब्लिक डोमेन में चीज़ें नहीं दे सकती, वो सारी चीज़ें कोर्ट में हमने प्रोवाइड कर दी हैं और पुलिस को दी हैं सारी चीज़ें। सारे तथ्य जो है, आप मेरे प्राचा साहब जो वकील हैं उनसे बात कर सकते हैं, वो आप जो भी चीज़ लेना चाहें उनसे ले सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो पुख्ता सबूतों के साथ ही बोलती हूँ मैं। और अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें तो एक पार्ट था कि डॉक्टर रितु को इन सारी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब क्या किया जाए इसके बाद? ये तो बड़ी थिक स्किन है, बड़ी बेशरम लड़की है, इतना सारा मैंने जलील कर दिया, अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा, और फिर मेरे सामने वैसे की वैसे खड़ी है, और स्टूडेंट के बीच में जो पॉपुलैरिटी है वो वैसी की वैसी है, डॉक्टर रितु हो रहा है। अब इसके बाद कैसे निकाला जाए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए? ठीक 1 साल बाद 5 अगस्त 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। 10 अगस्त 2019 जब कोविड चल रहा था, तब मुझे निकालने की स्ट्रैटेजी बनाई। अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाई कि या तो इसको, स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी थी सर उस मूर्ख औरत की कि इसका मुंह बंद करवाना है। अब इसको मेरे कॉलेज पहले तो पूरे यूनिवर्सिटी में आई थिंक 4,500-4 हज़ार के करीब एडहॉक टीचर्स हैं, जिन सबको हमें, आपको लक्ष्मण यादव जी को आपने बहुत बड़ी कवर किया, आपको पता ही चल गया होगा ये चीज़ तो, कि हम लोगों का ना, हम लोग ठेके पे प्रोफेसर्स हैं, 6-6 महीने पे रिचार्ज कूपन मिलता है ज्वाइनिंग के लिए, ताकि वो इसलिए हमें ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं दी जाती, ताकि हमें कभी भी प्रताड़ित किया जाए, या जो भी एक बेइज्जती करनी, जो भी हमें मानसिक तौर से प्रताड़ना करनी, जो हमारी वो एहसास रहे हमें, इसलिए हमें उस चीज़ का एहसास देने के लिए वो 6-6 महीने वाला रखा हुआ है इन्होंने यूनिवर्सिटी, जबकि वो कहीं पे भी लॉ नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो। अब वो जब मेरी ज्वाइनिंग थी, सब कॉलेज के टीचर्स की ज्वाइनिंग थी, और MHRD की क्लियर कट गाइडलाइंस थी कि आप किसी भी एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस नहीं करोगे, रिमूव नहीं करोगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल गेस्ट एम्प्लॉय को जो जहाँ पढ़ा रहा है वो वहीं रहेगा। आप सिर्फ एडहॉक को तब हटा सकते हो जब परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हो। अब मेरा केस एक दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला ऐसा केस, मुझे हटा दिया प्रिंसिपल ने 10 अगस्त 2020 में। और जब मैं रीज़न पूछने जाती हूँ, सबकी ज्वाइनिंग होगी मैडम, मेरी क्यों नहीं हुई? कोई रीज़न तो होगा, कोई रीज़न नहीं था। और क्या कुछ एक कमरे के अंदर मुझे जितना वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकती थी निकाली। बस वो ये चाहती थी एक पॉइंट पे कि बस अब मैं सरेंडर करूं और मैं बिना गलती के माफ़ी मांगूं, और मैं कहूं कि आज के बाद वही होगा जो आप चाहती हैं, और आज के बाद मैं अपनी औकात में ही रहूंगी। मुझे ये तक भी कह दिया कि जिस काम के लिए बने गए हो, जो तुम करते आए हो, उसी के लिए बने गए हो, वही करो, वही सूट करता है तुम पे, और हवा में मत उड़ो, पर काट दिए जाएंगे।
हर तरीके से जो कर सकती थी करा। हम भी स्मार्ट हैं, सबूत तो हम भी रखेंगे, इतने तो बेवकूफ़ नहीं हैं हम। अब ये सारी चीज़ें जब हुई, डूटा आई, डूटा ने इंटरवीन किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप को ऐसा समझती, ऐसी महिलाएं वो ऐसी समझती हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो टीचर के तौर पे, ये सविता रॉय कालिंदी कॉलेज में पढ़ाती थी। कालिंदी कॉलेज की SC कैटेगरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए, पहली प्रिंसिपल थी कालिंदी कॉलेज में SC कैटेगरी की पूरे विश्वविद्यालय में। अब जाके आई थिंक कुछ महीने पहले एक SC प्रिंसिपल बना है, अभी तक कोई भी प्रिंसिपल दलित समाज से नहीं बना। तो वो अनुला मौर्य जी थी, जिनको इस महिला ने खून के आंसू रुलाए। और वो महिला जो थी अनुला मौर्य जी, उन्होंने कालिंदी कॉलेज की बात करी हूँ, 2014 की बात है, पहले की बात है, ये 2014 की बात है। उन्होंने क्या कुछ नहीं यूनिवर्सिटी में और MHRD को, UGC को इनके बिहेवियर के बारे में लिखा कि ये मुझे इतना टॉर्चर करती है महिला, इसको पसंद नहीं है कि एक दलित महिला किस तरीके से प्रिंसिपल बन के बैठी है। इन्होंने मेरे को खून के आंसू रुलाए और मुझे मेंटली टॉर्चर किया है। बच्चों को, जो टीचर्स हैं इनके अंडर, ये टीचर इंचार्ज थी उस कॉलेज में, जो टीचर्स इनके अंडर फिजिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, जो वो मुस्लिम समाज के भी थे और दलित समाज के भी, OBC भी, उन सब ने इनके खिलाफ लेटर लिखे थे कि किस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट जो है फोर्ज करती है और उनको टॉर्चर करती है और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है और कास्ट स्लर्स यूज़ करती है। जो सारे तमाम सबूत, जब मेरा केस हुआ और मुझे ये सारी चीज़ें पता थी इनके बिहेवियर के बारे में, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हो अमूमन सब लोग आपको चीज़ें बताते हैं, मैं तो अवेयर थी क्योंकि मुझे टारगेट कर रही थी। जब मेरे केस में सर इन्वेस्टिगेशन होता है, FIR होता है, ये सारी चीज़ें, तब वो सारे सबूत पता चलते हैं कि जो अनुला मौर्य जी ने उस टाइम पे MHRD को लिखे थे, UGC को लिखे थे और यूनिवर्सिटी को लिखे थे, रजिस्ट्रार को, इनके बारे में, वो सारे इकट्ठे हो गए। और जो डॉक्टर रितु के साथ किया, वो सारे सबूत एक साथ इकट्ठे हो गए। तब भी डॉक्टर रितु थमी नहीं, तब भी डॉक्टर रितु चुप नहीं रही। जब SC ST एक्ट के कारवां चलता रहता है, चीज़ें होती रहती है, मेरी पोस्ट को इलीगली एडवर्टाइज़ कर दिया, मुझे हटाकर, क्योंकि मैंने गुलामी नहीं सही, मैंने चुप्पी नहीं, एडहॉक के लिए ही, एडहॉक के लिए, बिल्कुल सबका एडहॉक का हो गया ना रिन्यूअल। 4,500 टीचर का, एक मैं ही थी, दौलतराम कॉलेज में 117 एडहॉक टीचर्स थे, 16 का हो गया, मेरा नहीं हुआ और मेरी पोस्ट को इलीगली एडवर्टाइज़ कर दिया। MHRD की गाइडलाइंस कहती हैं आप एडवर्टाइज नहीं, आप एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस नहीं कर सकते, एडहॉक के लिए ही उसको एडवर्टाइज कर दिया, किसी और एडहॉक को रखने के लिए। तो मैं कोर्ट गई, कोर्ट का अच्छा, एडहॉक का मतलब ही होता है अस्थाई, फिर आप कह रही हैं कि नौकरी से निकाल दिया। अस्थाई मतलब आपको कभी भी निकाला जा सकता था? सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, पहली बात है, प्रिंसिपल निकालने वाली अथॉरिटी नहीं है, वो खुद एक एम्प्लॉय होती है। जो निकालने वाली अथॉरिटी है वो गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन होती है। तो गवर्निंग बॉडी की जो चेयरमैन थी उस टाइम पे, वो तो मेरे फेवर में थी, उन्होंने तो मेरे फेवर में लेटर भी लिखे थे। वो, ये भी एक किस्म से एम्प्लॉय हैं, कॉलेज की एम्प्लॉय ही हैं, तो इनकी अथॉरिटी नहीं है एडहॉक को रखने की भी, निकालने की भी। जो हमारा लेटर होता है ना, जो ज्वाइनिंग लेटर, जिसपे हमें ज्वाइनिंग दी जाती है कॉलेज में, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्निंग बॉडी चेयरपर्सन ही करता है और अथॉरिटी उसी की है निकालने की भी। तो ये तो किसी में भी उस पर नहीं आती। और एडहॉक को सिर्फ और सिर्फ आप उसी बेसिस पे निकाल सकते हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स में या फेवरेटिज्म पे या नेपोटिज्म पे आप किसी एडहॉक को रिमूव करो। देयर इज नो सच क्राइटेरिया। अगर ऐसा क्राइटेरिया होता तो इतने सालों से एडहॉक पढ़ा रहे हैं, 2010 के बाद से इस यूनिवर्सिटी में कोई परमानेंट नहीं हुआ, तो तब तक क्यों नहीं था? एक पहला ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वही लक्ष्मण यादव जी वाली बात है कि मेरे लिहाजे में जी हुजूरी नहीं थी, इसीलिए बस यही मेरा कसूर था। और यही कसूर था क्योंकि मैंने सर्व नहीं किया उन्हें। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये कहीं पे भी लॉज में नहीं है। और पहली बात है, क्राइटेरिया के हिसाब से तो एडहॉक भी नहीं रखना यूनिवर्सिटी को। जब वर्कलोड है, जब प्रॉपर वर्कलोड है, तो आप कुछ टाइम तक ही एडहॉक रख सकते हो, आप एडहॉक रख ही नहीं सकते। ये सब इलीगल है, ये सब दादागिरी, ये सब RSS की जो सोची समझी साजिश है। क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है अपने लोगों को लगाने का, संगी आपका क्राइटेरिया नहीं है आपकी डिग्री, आपका क्राइटेरिया नहीं है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपका क्राइटेरिया दलित की जगह दलित को रखा गया, दलित की जगह दलित को रखा गया, उस दलित को रखा गया जो चाटुकारिता करता था, जो संगी दलित है। जो मतलब ये सोशल जस्टिस की लड़ाई तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कौन सी? यही आपकी लड़ाई। क्यों नहीं सोशल जस्टिस की लड़ाई है सर? आपकी जगह एक दलित को रख दिया गया। आप कैसे? अच्छा, हमारी जगह एक दलित को रखा, उस चीज़ की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये किस तरीके से रखा। अगर इसी वैकेंसी को परमानेंट वो करते, आप एडवर्टाइज करते और प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी होती, इंटरव्यू होता, और उस चीज़ का, और इंटरव्यू भी ऐसा नहीं जो बंद कमरों में, उस इंटरव्यू का कोई क्राइटेरिया तो होता कि किस बेसिस पे रख रहे हो। मेरा जो इंटरव्यू था, मेरी जो एक्सपर्ट हैं, जो मेरी एक्सपर्ट थी इंटरव्यू में, वो कह रही हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट, पूरी सिलेक्शन कमेटी में जितने भी बच्चे आए थे, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो एक्सपर्ट है इंटरव्यू की, वो कह रही है वन ऑफ द बेस्ट। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई जम्मू यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी,
हाँ पंजाब फर्स्ट ईयर मेरा MCM DAVC भी है चंडीगढ़, और उसके बाद मेरा उसके बाद मास्टर्स भी वहाँ से हुआ, और उसके बाद ये PhD जो है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जी, और देन उसके बाद ये दौलत राम कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, यही पीछे इसी के पीछे 4 कदम पे दौलत राम कॉलेज है। अब ये चीज़ें दर्शकों को और आपको बताना, लोगों को बताना क्यों ज़रूरी है कि कोई क्राइटेरिया ही नहीं है किसी को सिलेक्ट करने का, और खासकर जो अभी भर्तियाँ हो रही हैं, लास्ट दिसंबर में इसी महीने पिछले साल भर्तियाँ शुरू हुई थी। एडहॉक के लिए कोई रिटन टेस्ट है या केवल वाइवा है या कुछ भी नहीं है? आपको एलिजिबिलिटी है मिनिमम कि आपका मास्टर्स और नेट हो, और उसके बाद आपका ऐसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, मास्टर्स और नेट बेसिक है आपका एडहॉक के लिए, और आई थिंक यही ये परमानेंट के लिए भी कर रहे हैं। और इसके अलावा तो आपकी वाइवा भी नहीं देखिए, नहीं वाइवा नहीं, इंटरव्यू होता है, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी, जैसे परमानेंट का होता है सर वैसे एडहॉक का होता है, वैसे ही पूरी कमेटी बैठती है जिसमें प्रिंसिपल भी होती है, जिसमें आई थिंक चेयरमैन बैठना चाहे तो वो भी बैठती है, प्रॉपर एक्सपर्ट आते हैं, सीनियर टीचर्स होते हैं, या बाहर से भी किसी को बुला लिया जाता है, डिपार्टमेंट के जिस विभाग का इंटरव्यू उस विभाग के सीनियर फैकल्टीज़ होती हैं, प्रॉपर वैसा ही होता है। एक बात बताइए डॉक्टर ऋतु, आप कह रही हैं कि 4,000 4,500 एडहॉक प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी, दिल्ली में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग, उसमें और भी ज़्यादा लोग होंगे। अगर पहले निकाले गए लोगों की बात करें तो ये तो 10,000 को आंकड़ा पार कर जाएगा। आपको नहीं लगता कि आप बहुत अलग थलग पड़ गई हैं, लोग नहीं हैं, मतलब आवाज़ नहीं उठा रहे लोग, बात ही नहीं कर रहे, इस पर फ़र्क पड़ना बंद हो गया है? नहीं सर, फ़र्क पड़ना बंद नहीं हो गया, शायद हमें मेंटल स्लेवरी की आदत, एक तो दूसरी गुलामी तो थी ही थी, जब आप यहाँ से स्लेव हो जाते हो ना तो यहाँ का कोई वो नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब जो मानसिक स्वतंत्रता की लड़ाई है वो नौकरी की लड़ाई से छोटी हो गई है। करेक्ट। तो ये जो गुलामी है ना, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक गुलामी है। और आप कह रहे हैं ना कि आपकी बात भी सही है कि बोलने वाले बहुत कम हैं, लेकिन सर ये बोलने वाले जो कम थे ना, मैं कहती हूँ कि 2 मीडिया है, एक सोशल मीडिया, एक दूसरा सोशल मीडिया, जो मैं कहता हूँ एक सोशल मीडिया है, एक एंटी सोशल मीडिया। एंटी सोशल मीडिया कह लीजिए, या हम लोग तो दलित आदिवासी पिछड़ा समाज के लोग यही कहेंगे कि वो शोषण मीडिया, उसने हमारा शोषण किया, और एंटी सोशल भी सही वर्ड है। मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि हम लोग जो कुछ चेहरे थे जो जागरूक कर रहे थे, जो घर घर संविधान की बचाने की बात करते थे, बाबा साहेब को घर घर पहुँचाने की बात करते थे, वो जो चेहरे, और खासकर जब आप राजधानी में बैठे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में बैठे हो, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ना ज़्यादा ग्लेयरिंग हो जाती हैं लोगों की आंखों में। अब बार बार डॉक्टर लक्ष्मण यादव का नाम ले रही हैं, 110 दिन हुए बैठे हुए, वो कितने दिन आकर धरने पर बैठे? मैं लक्ष्मण यादव का वो बैठे नहीं हैं, वो 2 बार ही बड़े प्रोग्राम हुए थे हमारे, उसमें आए हैं भाषण देने। वो जी, वो आए ना आए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़ाई हमारी साझी है। ये लड़ाई इस चीज़ की है कि मूवमेंट्स बहुत सारे ऐसे थे जिन मूवमेंट्स को यूनिवर्सिटी में हमने लीड किया है। रोस्टर मूवमेंट था, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट था। मैं ये देख रही हूँ कि सही के साथ तो आप किसको लीड कर रही थी? वो लोग तो नजर ही नहीं आ रहे ना। नहीं नजर आ रहे, मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे कारण, इसके पीछे प्रॉपर कारण है। क्योंकि आज ना दलित जो यहाँ का है ना सर, वो समझ चुका है, इसलिए हमने आ रहा है एक नारा भी है, ना झूठा बाम ना भगवा राम, जय भीम नील सलाम, ये हमारा नारा भी है। जिस तरीके से जो वामपंथी यहाँ के थे ना, जिनमें जो लीडरशिप है, सुनिएगा ये समझने की ज़रूरत है, वो सारी ब्राह्मणिकल लीडरशिप थी। और कुछ उसमें से कुछ चेहरे आज लक्ष्मण यादव जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे, जो मेरे प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन पहले यहाँ पे हुई थी इनके घर पे, डॉक्टर साहब के घर पे, मुझे ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। आप वहाँ थी? नहीं, मैं नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि हम। आप क्यों नहीं थी? हम किसी मीटिंग में थे उस टाइम पर, हमें पता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके घर पे है। जब तक हम वापस आए तो जो लोग वहाँ प्रेस, ये कैसी एकता है, कैसी सामूहिक लड़ाई है कि आप, मतलब 2 लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं? सर मैं तो चाहती हूँ, मैंने तो लक्ष्मण यादव जी को आप पूछ लीजिएगा, मैंने 3-4 फ़ोन किए थे, और उनके लिए बिफोर ही हैज़ डन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे पहले ही कर चुके थे। अभी हमें पता ही चला था कि उनका रिप्लेसमेंट वो हो चुका है, उनसे पहले ही हमने यहाँ पे उनके लिए, मैं थी, प्राचा साहब थे, पूरी टीम थी हमारी, 2-3 एडवोकेट बैठे थे, तो हम इतने, मतलब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं क्यों नहीं हुई? मैंने तो उन्हें बोला भी था सर, मैंने उन्हें बोला था, रतनलाल साहब को भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि सर बेहतर मैसेज नहीं जाता? बिल्कुल मैसेज जाता है एक बेहतर। मैंने उन्हें ये चीज़ बोली भी थी कि यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और मैं चाहती भी थी कि यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और हम ये लड़ाई मिलके लड़ें। और मुझे नहीं पता, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकता है वो यहाँ पे वापस आ जाए, क्योंकि मैंने उनकी लड़ाई जो लड़ते देखा है, वो सच्ची लड़ाई लड़ते उन्हें मैंने देखा है, जितना मैं उन्हें जानती हूँ, जितना कि मैंने देखा उनको मूवमेंट के अंदर। मैं पर्सनली तो नहीं जानती, मैंने उन्हें मूवमेंट में ही देखा है, यूनिवर्सिटी में ही देखा है, तो मुझे बहुत उम्मीदें थी। क्योंकि मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ, लक्ष्मण यादव जी यहीं मन से ही बोल के गए थे ये चीज़ इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि क्या लक्ष्मण यादव जी आएंगे, क्या लक्ष्मण यादव जी यहाँ आएंगे, क्योंकि मन से हमने सुना था, वो ये बात कह के गए थे कि हम ये लड़ाई हमारी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं
कि ये वीडियो आप देख लीजिए, ये इस मंच की वीडियो है, मैं दिखा देती हूँ। तो ये तो हो नहीं पाया ना डॉक्टर ऋतु। ये छह तो नवंबर की मतलब वीडियो मुझे है। लगता है कि डॉक्टर लक्ष्मण को निकाले हुए भी 10 दिन से ज़्यादा हो गए। हाँ सर, मैं तो आज ये तो हो ही आपके नहीं पाया। देखिए, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 6 नवंबर की ये वीडियो है, अभी जो 6 नवंबर की, और आई थिंक 3 या 4 को उनको निकाल दिया था, ठीक 1 महीने बाद। ये हो नहीं पाया, मेरे पास सीरियसली इस चीज़ का जवाब नहीं है। बट ऋतु सिंह जो है ना, मैं सच बता रही हूँ, मौत से भी नहीं डरते, हम नहीं डरते, मेरे अंदर वो चीज़ है। डॉक्टर ऋतु, ये सुनिए 1 मिनट पहले प्लीज़ बोलने दीजिए। इस मंच से मैं पिछले जब से लक्ष्मण जी को निकाला गया है, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी बातें, जैसे आपने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यहाँ से कर सकते थे, मेरे को भी ये उम्मीद थी, बट मैं ओपनली ये चीज़ कहना चाहती हूँ, और आज मैं ट्वीट भी लिखने वाली हूँ और लिखूंगी, क्योंकि मैंने देखा कि जब हम बहुजन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मुझे मेरे साथी लक्ष्मण से कोई गिला शिकवा नहीं है और ना ही कभी होगा। मुझे उन लोगों से गिला शिकवा है जिन्होंने 108 दिन में ये प्रूव करके दिखा दिया कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, और बहुजन जो एक शब्द है वो शायद सिर्फ एक ही तरफ से हम ही लोगों ने पकड़ के रखा है, सामने से दूसरे लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। ये पीड़ा मेरे दिल की बोल रही है कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने समर्थन में भी देखा, शायद जिन लोगों को मैंने अप्रोच भी किया होगा, या मुझे एक उम्मीद थी कि यार ये लोग पहलवानों, जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, पहलवान की बेटियां भारत के आन शान है, उनके लिए हम भी गए थे, वो दर्द है। क्या उनको दलित की बेटी भारत की बेटी नजर नहीं आई? क्या उनको ये दर्द नहीं दिखा कि ये बच्ची भी यहाँ पे बैठी है, इसका साथ भी आके देना है? क्या मेरी लड़ाई झूठी है? सर मैं ऐसे नहीं बैठी सड़क पे जब तक मैंने प्रूव नहीं किया, क्योंकि मेरा ही समाज, अगर मैं बिना तथ्यों के प्रूफ्स के आके सड़क पे बैठ जाती, तो मेरा ही समाज जो बाबा साहब को जुटला सकते हैं और बाबा साहब का साथ नहीं दे सकते, क्या वो मेरा साथ देंगे? और दूसरी चीज़, महिला तो अब वैसे ही दोयम दर्जे का नागरिक ने इनकी नज़रों में। आप सोचो कि मैं यहाँ पे आके कैसे बैठी हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये धाराएं देख रहे हैं। जब इन पे चार्जशीट जमा होगी ना सर, इस महिला पे, ये प्रोफेसर, जब ये चार्जशीट इनमें जमा हुई ना, तब मैं यहाँ पे आके बैठी, क्योंकि यही महिला और रतनलाल प्रोफेसर, दोनों प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, और ये भी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी की, और इस प्रोफेसर पे ना कि सिर्फ FIR चार्जशीट जमा है, और ये कार्यरत है, कुर्सी पे बैठी है, कॉलेज चला रही है, यूनिवर्सिटीज़ को प्रोटेक्ट करिए, और वहीं रतनलाल साहब सेम लेवल के प्रोफेसर हैं, और उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है सिर्फ एक FIR के बेसिस पे। जब ये दो चीज़ें मैंने देखी और मुझे समझ में आया कि मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे लड़ना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, तो मैंने सड़क का रास्ता चुना, क्योंकि यही न्याय दिलवाएगा, और मैंने डर को पीछे छोड़ दिया। तो मुझे डॉक्टर ऋतु, कुल मिलाकर ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो बहुत पर्सनल लड़ाइयों में तब्दील हो गई हैं। आप एक व्यक्तिगत लड़ाई अलग से लड़ रही हैं, डॉक्टर लक्ष्मण एक व्यक्तिगत लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं, डॉक्टर रतनलाल एक व्यक्तिगत लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं। ये सारी लड़ाइयाँ कहीं एक जगह तो मुझे आज तक नहीं दिखी। ये बात आपकी सही ये है, बहुत सारे लोगों का सवाल मैं मुझे पूछ रहा पता, हूँ मुझे आपसे। पता, बहुत अच्छी बात है, आप प्रेस के हैं, आप बिल्कुल ऑनेस्टली से जवाब पूछेगा, और मैं भी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती हूँ, मुंहफट हूँ, मैं बिल्कुल सीधे तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगी। हम लगा के धरना बैठ गए, ओपन है, पहले दिन से मैंने कहा है ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है सर, मुझे बाकियों का नहीं पता, वो अपना जवाब खुद देंगे। मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, अगर मेरी लड़ाई व्यक्तिगत होती, तमाम दलाल, मुझे नहीं, मेरे वकील तक को फ़ोन जाते हैं नौकरी के लिए, वकील तक को, और ये कहा जाता है जिस कॉलेज में बोलोगे वहाँ परमानेंट करेंगे, जिस कॉलेज में बोलोगे। लेडी श्री राम कॉलेज का जब इंटरव्यू भी आया तो मुझे मेल आई, तो ऐसे ऐसे दलालों के फ़ोन आए, क्योंकि इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, और वहाँ का साइकोलॉजी भी बहुत एक वो है, तो ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आए कि किसी भी तरीके से बस इसका अपॉइंट करो। और लोगों को ये दिक्कत है यूनिवर्सिटी में, जो ये दलाल है ये भी, कि मैं इंटरव्यू देने जाती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि क्यों नहीं जाती हैं? नहीं देनी चाहिए मुझे सर ऐसी नौकरी। मैं, अगर मुझे नौकरी चाहिए तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मैं कहीं पे भी कमा के बैठ के खा सकती हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं कोचिंग भी दे के खा सकती हूँ, मैं क्लिनिक खोल लूँ, मैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी काम करके, मेरे को अपने विषय के बारे में पूरी नॉलेज है, मैं कहीं पर भी बैठ के खा सकती हूँ और लाखों में कमा सकती हूँ। लेकिन अगर ये लड़ाई मैंने छोड़ दी सर, ये लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। अगर इतने साल से लड़ने वाले होते तो दलाली नहीं कर रहे होते, लड़ रहे होते, अपना ज़मीर बेच के। RSS की आज दलाली करते हैं, वहाँ जाके दरिया बिछाते हैं, पत्तल चाटते हैं, चाटुकारिता करते हैं। ये चीज़ मेरे खून में नहीं है, ये चीज़ मैं नहीं करूँगी। और अगर ये चीज़ मैं नहीं करती तो ये जो बच्चे बैठे ना, मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, रात को आप देखेंगे जब स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 6 तारीख का प्रोटेस्ट आपने मिस कर दिया सर, हज़ारों के हिसाब से लोग थे यहाँ पे। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, अपने दर्शकों को दिखाइएगा। वो प्रोटेस्ट वॉज कम्प्लीटली लेड बाय स्टूडेंट्स, उसको लीड कर रहे थे उस प्रोटेस्ट को। तो ये ताकत है, ये जागरूकता है। आज यूनिवर्सिटी में एक अपने अस्तित्व की, सर ये लड़ाई नौकरी की नहीं, दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि मान सम्मान डिग्निटी की लड़ाई है, इसलिए लिखा है नौकरी नहीं न्याय चाहिए। आज इस यूनिवर्सिटी में एक अस्तित्व खड़ा हुआ है कि हम भी कुछ हैं। आज यहाँ पे अगर आप बाहर जाके कवर करेंगे, ये बाबा साहेब का हमने प्रतिमा लगा रखी है 10 बाय 8 की। क्यों? 2009 में इन्होंने बाबा साहेब का स्टैचू यहाँ से उखाड़ा, सीधे इस दीवार के पीछे से, कहा कि लॉ ऑफ एक्ट बनाना है, बिल्डिंग के बीच में आ रहा है।
स्टैचू की लड़ाई नहीं है सर, वो आइडियाज की मतलब बाबा साहब के बहुजन बनाम संघ के बहुजन, करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली यही है। मतलब दो बहुजनों के बीच में ही कुल मिलाकर लड़ाई है। दो बहुजनों के बीच में नहीं सर, वो उनको बहुजन नहीं कहा जाएगा। आपने ये क्यों? वो भी अपने आप को दलित कहते हैं, वो भी ओबीसी तबके से आते हैं, वो भी आदिवासी हैं। हम इससे वो नहीं करते कि ठीक है वो दलित कहें। मैंने आपको ठीक है, आप मतलब मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको बहुजन कैसे कहूँ, क्योंकि बहुजन शब्द किसी ने सड़कों पर चल के अपनी रातों की नींद छोड़ के अपने पूरे परिवार को छोड़ के सड़कों पे निकल के एक सोसाइटी को ऐसा बताया था कि ये लोग इतने परसेंट है और तुम लोग आबादी में इतने परसेंट हो, तुम लोग अगर एक हो जाओगे, अपना ईमान नहीं बेचोगे, एक साथ रहोगे, तो तुम लोग इस देश के शासक बन जाओगे। और वो लोग जाके उन चंद शासकों के हाथ में जो मूलभूत चीज़ें हैं उन्हीं की दलाली कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। उनकी वजह से हम जैसे ईमानदार पढ़े लिखे युवा जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो सड़क पे बैठे अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। 110 दिन हो गए, एक दलित महिला 110 दिन से आज़ाद भारत की हिस्ट्री में मुझे बता दीजिए, मुझे याद नहीं, अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी यहाँ पे कोट करूंगी कि एक दलित महिला ने 110 दिन तक इतिहास कायम कर दिया है। और मैं अपने आप को भी शाबाशी दूंगी और अपने समाज जो आ रहा है उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि समाज जो है, जो निस्वार्थ करता है, वो एक है, हमारे लीडर्स एक नहीं है। आपके बहुत सारे प्रशंसकों को ये लगता है कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ, पहली बात है राजनीति में जाना बुरी बात नहीं है। कहते हैं कि आज अगर आप सोचो एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। मैं पूछ रहा हूँ आप जाएंगे क्या? पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, मैं घुमाती नहीं हूँ बातों को, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। राजनीति जो लोग ये कहते हैं, प्रशंसक या दर्शक या जो क्रिटिसिज्म भी करते हैं, उनके लिए भी मेरी एक बात है। आज आप सांस भी ले रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं ना, आज आप बात भी रख रहे हैं कुछ, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, आप सोच के बोलते हैं, छोटा बच्चा भी पॉलिटिक्स करता है। तो डॉक्टर रितु सिंह का ये कहना है, व्हेन एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स डिसाइड योर पॉलिटिक्स। इफ टाइम कम्स, इफ आई फील फाइन, मुझे लगेगा कि यहाँ पे भी बदलाव हमें जाकर लाना है, तो आई विल डेफिनेटली गो। व्हाई वुड आई लीव? बाबा साहब ने कहा था कि हाँ, संसद तक आपको। ऐसी ही बातें केजरीवाल कहा करते थे। कौन से केजरीवाल ये बातें कहा करते थे, बदलाव लाना, खुद ही बदलाव लाना। हाँ बिल्कुल सही बात है, खुद ही अन्ना भी कहा करते थे। अन्ना भी कहा करते थे। इसीलिए आज देश ने भी देखा, उस आंदोलन से इस देश के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है, इसलिए मैं ये सवाल, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो अन्ना आंदोलन ने ठगी बेईमानी करी और जो केजरीवाल जी ने करी, मैं दोनों पे आऊँगी। अन्ना आंदोलन ने और अन्ना जी ने जो ठगी बेईमानी करी, वो सारी जनता ने देखा कि एक संगी अन्ना ने क्या किया, और देश की आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन है और सीएम की कुर्सी पे कौन है और अन्ना कहाँ है, सबने देखा, सबको पता चला। और वही रेप्लिका जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उनसे सवाल है ये मेरा, और मैं पूछती भी हूँ, और जब मैं पंजाब में होती हूँ तो मैं उनके खिलाफ विरोध नारा भी लगाती हूँ कि बाबा साहब की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाई, मूर्तियाँ, तस्वीरें लगाई और हमारे बाबा साहब का नाम बेचा, मार्केटिंग करी, क्योंकि 33% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन था, हाईएस्ट इन इंडिया पंजाब में। मार्केटिंग करी और भगत सिंह की मार्केटिंग करी, क्योंकि जट वोट वहाँ से आएगा, दलित वोट यहाँ से आएगा। तो ये मार्केटिंग अब हम नहीं करने देंगे सर। बाबा साहेब पे ये जो मार्केटिंग नाम से हो रही है, ये नहीं होगी। आज हम जो बच्चे हैं उनके अनुयायी, वो ये चाहते हैं इन लोगों से जो ये दिखावा करते हैं कि जिन दफ्तरों में तुमने उनकी तस्वीरें लगाई हैं बाबा साहब की, उन दफ्तरों की दीवारों पे नहीं, उन दफ्तरों की कुर्सियों पे हमें बैठना है और हमें होना चाहिए। और हमारा ये उनसे सवाल है, और उनमें और हम में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। हमारे पीछे ना संघ है, ना फंडर्स है, ना पैसा है, और ना ही हम दलाल हैं। वो लोग किसी मानसिक समाज नजर नहीं आता। समाज यहाँ पे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, शायद आपने देखा नहीं है। मैंने इसी बात में आपको पहले कहा कि इस मूवमेंट ने जो नहीं नज़र आ रहा, ज़मीरें मर चुकी होंगी, लेकिन इस मूवमेंट में हमारे समझने की ज़रूरत है, ये गरीब लोगों का आंदोलन है, मूवमेंट है। यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं है, यहाँ के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, सुबह कुआं को, तो एक देखिए, फंड ना हो चलेगा, हाँ, लोग ना हो वो भी चलेगा, लेकिन उन लोगों के पास मोरल स्ट्रेंथ ना हो, नैतिक बल ना हो साथ आने का, कैसे चलेगा? एग्जैक्टली यही बाबा साहब हार गए थे। हाँ, किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर आपका ज़मीर मर जाए तो आप जीवित भी एकदम मरे हुए हैं। तो यही चीज़ है, हमारे उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पे बैक टू सोसाइटी का मतलब नहीं समझा ना, आज पे बैक टू फैमिली हो रहा है। सिर्फ चंद परिवार, जो 4 लोगों का परिवार है, आप 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी नहीं, पे बैक टू फैमिली हो रहा है, पहला नंबर। और जो संगी संतरे, जो दलाल हैं, संगी दलित, वो पे बैक टू सत्ता कर रहे हैं, पे बैक टू दलाल उनको कर रहे हैं संघ में, हमें नहीं कर रहे। हमें यही चीज़ है, उनका जो अंदर से वो मॉरल है ना, मोरालिटी, वो मर चुकी है, ज़मीर मर चुका है, तो वो सोचते ही नहीं है कुछ, उनको सिर्फ आई मी माई सेल्फ वाला हिसाब किताब है। अब सर आपके सवाल में ही जवाब है, अगर यही जनरेशन भी यही काम करेगी और चुप हो जाएगी, और एक नौकरी सर
मुझे ना, मैंने ये आपने कहा ना ये समाज नहीं है, मैं एक दिन से भी यहाँ बैठी खाली भूखी नहीं बैठी। चाहे हमें, मुझे लालच नहीं है, मैं 3 रोटी, जहाँ मुझे 3 रोटी की भूख होगी मैं 1 खा लूँगी, आधी खा लूँगी, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगी। एक सवाल डॉक्टर रितु, ये सारी लड़ाइयाँ जितनी हैं वो नौकरी से क्यों उपजती हैं? मतलब मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैंने हंगामा कर दिया। बहुत सारे लोगों की प्राइवेट सेक्टर में तो पता नहीं कैसे, मतलब कि कोई किसी को पता भी नहीं चलता। जिनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता है वो धरने पर बैठ जाते हैं, वो हंगामा करने लगते हैं, वो आसमान सिर पर उठा लेते हैं। ऐसा क्यों? वो तब नहीं बोलते वही लोग जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में छटनी होती है, प्राइवेट संस्थानों से निकाला जाता है। यहीं फिल्म सिटी से बहुत सारे पत्रकारों को निकाला गया, कोई नज़र नहीं आता, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई हंगामा नहीं करता। सरकारी नौकरी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं सर, सरकारी नौकरी की बात पता नहीं बाकियों ने कहाँ कहाँ नहीं किया, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में जो लोग बोलते आए हैं, अभी मैं अगर अपनी बात करूँ, आई डोंट नो वो लोग क्यों नहीं बोले या क्यों हल्ला गुल्ला नहीं करते, क्योंकि अपने अधिकार के लिए तो स्वतंत्र हो आप, संविधान अधिकार देता है, आपको बोलना चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। लेकिन जो अभी फ़िलहाल में ये चीज़ें हुई, मेरी एग्जाम्पल अगर आप लेके चलो तो ये नौकरी की बात ही नहीं है, ये बात थी उस चीज़ की जिस चीज़ को ख़त्म करना था। ताकि सर 2 चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर डॉक्टर रितु चुप हो जाती तो एक मैसेज जाता कि देखा बहुत बोलती थी ना, उड़ती थी ना, क्या कर लिया, 4 दिन यूट्यूब पे चिल्लाई ना, कोई आया साथ, ख़त्म ना कहानी, कर पाई कुछ, ना संसाधन ना पैसा। ये तो प्राचा साहब हैं जिसको मैं सच्चा अम्बेडकरवादी कहती हूँ कि निःशुल्क प्रो बोनो, कहा हारना नहीं, पीछे नहीं हटना 1 इंच भी। केस का जो मेरिट है इतना ज़बरदस्त मेरिट है कि अंजाम तक लेके जाएंगे, हटना मत। मैं उनकी बात क्यों बता रही हूँ कि उन्होंने जो बल दिया उस वजह से आज पूरी टीम, एक पूरा जिसे कहते हैं एडवोकेट्स की जो उनके पास लीगल टीम है, सब साथ खड़ी है एकदम पिल्लर की तरह, तो उस वजह से ये बल मिला। और जब आप बाहर निकलते हो तो अपने आप कारवां बनता है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं चुप हो जाती तो ये मैसेज जाता, मैं बोली तो लोगों को, मेरे समाज को, जो चंद लोग यहाँ पे आते हैं, जो टीचर से निकाला गया, उन्हें ये फील हो रहा है कि नहीं, लड़ना है, बोलना, मरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आपकी मुंह बंद करवा दिया, नौकरी छीन ली और आप खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। मेरे समाज को ये मैसेज चले जाता है, यार ये बहुत बोलती थी, चुप, बोलना नहीं है, नहीं तो रितु जैसा हाल हो जाएगा। मुझे वो मैसेज सेट नहीं करना सर। संसद में कुछ लड़कों ने धुआं किया, उन्होंने भी कहा कि हम बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ हैं, हम संविधान के लिए हैं, हम अन्याय के ख़िलाफ़ हैं, हम कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ हैं। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तरीका बिल्कुल गलत है। एंड जो हमारी इंटेंशन है, जो मेरी सोच है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। इसके पीछे आज सुबह आया है कोई जहाज ही है जो मास्टर प्लानर थे। अब जिन्होंने भी ये किया हो, ये तरीका, अगर आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो आप संविधान के तरीके से चलेंगे, आप और मैं, और ये इस तरीके की हरकतें करने वाला कोई भी अम्बेडकर से ऊपर नहीं है। अगर ये रास्ता ही होता तो अम्बेडकर ये रास्ता अपनाते, अगर ये चलना होता। जिसने, जो संविधान निर्माता है, जब उसने ही कह दिया कि कोई भी चीज़ है, संघर्ष लंबा हो सकता है, लंबा चलो लेकिन पीसफुल चलो। बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको अराजक तत्व बन के ही क्यों, कि संसद में जहाँ पे लोग, एक जहाँ के देश जहाँ से एक किस्म से चलाया जाता है या जो भी है, वहाँ जाके आपको ये हरकत करनी थी। आप संविधान को बचाने के लिए संगठित होते, लोगों को इकट्ठा करते, लोगों के पास जाते, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती थी करने की। बट इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूँ जो ये चीज़ हुई है। और ये चीज़, हम तो, हमारा प्रोटेस्ट इस चीज़ को कंडेम करता है। ये चीज़ गलत है, ये तरीका गलत है, असंवैधानिक तरीका है। आई डोंट अप्रिशिएट दिस। अब 110 दिन तो हो गए, अब आपको कोई उम्मीद नज़र आती है इंसाफ मिलने की? आपको क्या लगता है ये लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है? 110 दिन पे आज आपके यहाँ रिकॉर्ड है इंटरव्यू, 100% उम्मीद नज़र आती है। और यहाँ से तभी उठेंगे, 110 ट्रिपल डिजिट है, 4 डिजिट भी हो जाए, डजंट मैटर। आप शायद अगर पहले आए होते तो आपको पता चलता है डे 1 से हमारे साथियों का वही हौसला है जो डे 1 पे था, डे 10 तक भी। हम नहीं पीछे हटने वाले, हम डटे हुए हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट को अपनी चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ बैठी हूँ, शायद ये लड़ाई और मजबूत हो जाए। जो मेरे और साथी डिस्प्लेस हुए हैं यूनिवर्सिटी में, 2-2.5 हज़ार के करीब नंबर है, वो अगर साथ आ जाए, और कुछ जो मेरे बहुजन समाज के साथी हैं जो अभी रिसेंटली डिस्प्लेस हुए, अगर हम सारे एक मंच में एक हो गए, एंड ऑफ द स्टोरी। आप अपील कर रही हैं? ऑफ कोर्स मैं अपील कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि, मैं तो बैठी हूँ सड़क पे, मैं कह रही हूँ ये मंच साझा है, सबका है। जो प्रताड़ित है, जो शोषित है, जिसके साथ धक्का हुआ है, ये सबका है आंदोलन। आप आओ, ये डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सबकी लड़ाई है जो प्रताड़ित है। और हम अकेले चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चलेंगे, अगर हम साथ होकर चलेंगे तो बहुत मजबूती से चलेंगे। और मैं ये अपने बहुजन लीडर्स को, जिनको हम बहुजन मानते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि काश आपको ये दलित बच्ची भी दिखती और एक बात, एक टिप्पणी, एक ट्वीट ही आपका, चाहे यहाँ आना नहीं,
इस दलित बेटी के लिए भी आया होता तो शायद हमारे समाज में एकता और बढ़ती, हमारे समाज को समझ में आता कि हाँ वाकई में जो हम मूल 85-85 करते रहते हैं हम एक हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कौन जिम्मेदार हैं ये एक नहीं हो पा रहे? सर लीडर्स टोटली लीडर्स। समाज एक है, लीडर्स की ईगो है एंड दैट ईगो इज़ वेरी फर्जाइल एंड आई वुड अपील फ्रॉम योर चैनल कि प्लीज़ डोंट यूज अस, डोंट जस्ट सी अस एज वोट बैंक्स। इफ़ यू रियली थिंक और फील फॉर अस देन कम सड़कों पे। जब हम प्रताड़ित जीते जी कहते हैं ना हम जातिगत भेदभाव का शिकार हैं तो हमारा साथ दो, सड़क पे आओ। मरने के बाद राजनीति मत करना। मेरी वीडियो है, पिन है मेरी प्रोफाइल पे, और उस वीडियो में मैंने एक ही चीज़ कही थी जब ये धरना शुरू किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है और मेरी मृत्यु होती है, मैं मरती हूँ, तो मेरे लिए कैंडल मार्च करने मत आना, दिखावा मत करना, यहाँ नंबर मत लगाना, भीड़ मत जुटाना। और तब हमारे जो नेतागण होते हैं आप देखिए कैसे चील कौओं की तरह मीडिया इसको पॉपुलर करेगी। आपको डर नहीं लगता मैडम इतनी खतरनाक बातें करती हैं? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट आवर स्ट्रेंथ, ये मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। ये हम लोगों को मैम ऐसी चीज़ें बताती हैं कि हमको हारना नहीं है, दैट्स इट। कुछ भी हो, सिचुएशंस बहुत अलग अलग आती हैं सर। ये एक सिचुएशन है, इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें देखी है हमारे लोगों ने, ठीक है। तो बस ये लड़ने का तरीका बता रही हैं हम लोगों को, टू बी पीसफुल, संविधान के तरीके से चलो। और हाँ, जैसे मैम ने कहा कि ये जो हम लोग होप रखते हैं ना अपने लीडर से कि हम लोग सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, वी आर हेयर कि हम लोगों को आप लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग लीडर्स हो, आप लोगों के पीछे बहुत जनता है, बहुत लोग हैं, हम यूथ हैं। आप बातें करते हो, आपको अपनी सरकार बनानी है, जो भी पॉलिटिक्स है, प्लीज़ उसको साइड में रख के एक बार अपनी बेटी के लिए सोचो। आपके बहुत सारे दोस्त आपको समझाते नहीं है बहुत खतरनाक महिला के साथ बैठी हुई है, दूर रहा करो। नहीं, ऐसे मैं तो ये बोलूँगी, ऐसे दोस्त बनाना भी मत अगर जो ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड जब से मैं यहाँ पे हूँ आई हैड सीन जो पोटेंशियल उनका पहले था, जो स्ट्रेंथ उनकी पहले थी, अभी भी शायद उससे ज़्यादा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? जी मैं स्टूडेंट हूँ जी। किस कोर्स की? मैं सर BA प्रोग्राम कर रही हूँ, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज फिर एक बार और कह देता हूँ कि मुझे हमेशा पर्सनली लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें बची हुई हैं, साफ़ हवा है, हरियाली है, पहाड़ हैं, जीने की उम्मीद है, ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतों की वजह से बची हुई है। और जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, जितनी अशांति है, जितने युद्ध हैं, जितनी बेईमानियाँ हैं, जितना झूठ और भ्रष्टाचार है, उस सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हैं। डॉक्टर रितु, आपको वो ताकत मिले जिसकी वजह से ये लड़ाई आप न्याय के अंजाम तक ले जा सकें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आर्टिकल 19 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 का। और हम ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं और सब लोग आपको सुनते हैं, सब लोग आपको प्यार करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत मजबूत है। बस आप ऐसे ही आते रहिएगा हमें कवर करने के लिए। ज़रूर।